मणिपुर को लेकर सदन में लगातार हंगामा चल रहा था। पक्ष कह रहा था कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है, विपक्ष कह रहा था कांग्रेस सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहती। इसी बीच में राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई थी वो बहाल हो गई। सत्ता पक्ष कह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को आमंत्रित कर रहा था, बोलिए। राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने दहाड़ा सदन में, सबकी बोलतियां बंद हो गई। इसी बात को लेकर हम आए हैं एक चौपाल पर। चौपाल पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो राहुल गांधी के इस बयान से कितना खुश हैं और राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने एलिगेंस लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो देशद्रोही हैं, वो रावण हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। पहले सर आपका स्वागत है, आपका नाम? मैं सुधाकर सिंह, पूर्व विधायक घोसी मऊ, समाजवादी पार्टी। अच्छा, आपका क्या मत है इस पे कि राहुल गांधी ने जो कहा सदन में वो सारी बातें एक एक सत्य हैं? राहुल गांधी ने जो लोकसभा में कहा है वो सारी बातें सत्य हैं। किस प्रकार से आपको लग रहा है कि सत्य हैं बातें उन राहुल गांधी की कही हुई? जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है और जो प्रधानमंत्री का अब तक हम लोग बयान देख रहे हैं और कर्म देख रहे हैं, उसके आधार पर ही ये साबित होता है कि कभी सत्य बोलते ही नहीं। ये लोकसभा में कैसे सत्य बोलेंगे? केवल असत्य बोलने की इनकी आदत है, तो असत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी सत्य बोल ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी हमेशा असत्य बोले हैं, हमेशा हमने आपको बताया। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कबीर नगर में कहा कि बाबा गोरखनाथ और कबीरदास जी यहीं बैठ के घंटों वार्ता करते थे, अंतराल है 500 वर्ष का। फिर उन्होंने पोरबंदर में गुजरात में कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी विवेकानंद यहीं घंटों राय मशवरा कर लिया करते थे, अंतराल है 100 वर्ष का। उन्होंने पटना में कहा कि विश्व विजेता सिकंदर जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो वहाँ किरण बाकुर ने उसको लखेत दिया, सिकंदर कभी झेलम को पारे नहीं किया है। तो इनकी सारी बातें तो असत्य साबित हो रही हैं। और कहा कि प्रधानमंत्री उन्होंने कि जिस दिन सरकार बनेगी, बनते ही सारे बेरोजगार नौजवानों को उनके खाते में 15-15 लाख रुपया। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि काला धन अगर वापस आ जाएगा तो सबके खाते में यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। ले आने की जिम्मेदारी किसकी थी? और 15 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया था देश के सामने, क्या आप खुद नौजवान है, आपके खाते में गया कोई पैसा? हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया। तब आप समझ लीजिए, खुद समझ लीजिए कितने सत्यवादी हैं। 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी, आज तक एक वांट नहीं निकली। माननीय अखिलेश यादव यहीं पर मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 1,82,000 एक कलम से उन्होंने मास्टर बना दिया। आपने अखिलेश यादव जी की बात छेड़ी है, तो अखिलेश यादव जी इस समय ट्विटर पर सांड को लेकर बड़ा सक्रिय है। यह आप उसमें सक्रिय हो सकते हैं, नहीं, उनका हर दूसरा ट्वीट जो आता है वो सांड पे आता है। ठीक है, हमारा कहना है कि 5 लाख लोगों को माननीय अखिलेश यादव ने नौकरी दिया। यदि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी यदि एक नौकरी दिए हों, एक वांट निकाले हों, तो उनका अंतर समझ लीजिए आप। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने 1,34,000 नौकरियां मास्टरों को भर्ती किया है। आपको कहीं दिखलाई दे रहा है? उन्होंने कैलकुलेट किया 69,000 शिक्षक भर्तियों को और माध्यमिक को। उन्होंने जैसे अमित शाह ने कह दिया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कि राजस्थान में एम्स बन के बिल्कुल तैयार है और वहाँ पर केवल उद्घाटन करना है। और जब माननीय पत्रकार महोदय उस स्थान पर गए तो 10 किलोमीटर के एरिया में एक मड़ई भी नहीं थी। कहा यह है प्रधानमंत्री मोदी का एम्स अस्पताल, जहाँ 10 किलोमीटर के एरिया में एक ईंटा भी नहीं है। तो जब इस तरह से झूठ बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, और पत्रकार वहाँ जाके कहते हैं कि यह है एम्स, 10 किलोमीटर के एरिया में एक भी ईंटा नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे और एक बुजुर्ग हैं जो पेशे से टीचर रहे हैं, डॉक्टर है, PhD हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वो उनका क्या मानना है इस विषय पर कि जो सदन में आजकल जो भाषा चल रही, जो मर्यादा लांघ रहे हैं। अभी दुबे जी ने नांगा और एक राणे साहब, उन्होंने कल इशारे से उन्होंने कहा कि बस दस बैठ जाइए। तो इस तरह से सदन में बयानबाजी चल रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये ठीक नहीं चल रहा है। शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए आदमी को,
चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। आचरण उनका शुद्ध होना चाहिए, शिष्ट भाषा बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी, कितना आप इसको सही मानते हैं? अब उस वक्तव्य को मैं तो सुना नहीं हूँ, आप ही कह रहे हैं, अब देखूंगा तो उसको बताऊंगा। लेकिन अगर उन्होंने रावण से तुलना किया तो नहीं करना चाहिए। वो शिष्ट भाषा, मैं एक ही बार बताया, शिष्ट भाषा बोलना चाहिए कहीं भी, किसी को गलत ना लगे। अगर बात मणिपुर मुद्दे की लगातार सदन में उठ रही थी, पक्ष कह रहा था कि कांग्रेस जो है सिर्फ हवा बना रही है और कुछ चर्चा नहीं चाहती है। इस पर अमित शाह ने भी जोर दिया, हम चर्चा चाहते हैं कि 11 तारीख को बैठ जाइए, चर्चा कर लीजिए, मणिपुर जैसी चर्चा आप चाहते हो। मणिपुर पर चर्चा सदन में हो न हो, वहाँ पे जो हुआ वो गलत हुआ, उसका इनिशिएटिव लेके प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और इस पे से एक सवाल और उठ रहा है सोशल मीडिया पे कि प्रधानमंत्री को राखी बंधवाना चाहिए उन बहनों से जिनके साथ अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि देश में कहीं जाति होती है, उधर देखते भी नहीं, ना ताकते हैं, ना उस पर बात करते हैं। जैसे किसानों का आंदोलन था, 700 किसान मर गया, गए नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आतंकवादी हैं, फलाना है, धमाका, सब कहा। लेकिन जब किसान अड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तो प्रधानमंत्री जी की वही स्थिति रही। बीच में एक किस्सा का जो एक सांड था तो खुरचार रहा था खुर से। लोगों ने कहा क्यों खुरचार रहे हो? कहा बहुत साहस है मेरे अंदर लड़ने का। लेकिन पीछे से पोक भी रहा था, वो गोबर भी दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है? तो कहा कि डर के मारे। किसानों के बात पर तो अड़े थे ये, लेकिन धीरे से जाकर के क्षमा मांग करके एमएसपी का ये दे करके वापस ले लिया। जितने ये साहसी बनते हैं उतने ही डरपोक ये पोकते भी लोग हैं। और मैं बता दूं आपको, जो नूह में दंगा हुआ है, वहां के लोगों को और उन लोगों को जो हिंदू लोग हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उस दंगे को उन लोगों ने रोका। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, शामिल नहीं हुए। नहीं, इन्होंने आह्वान किया जाटों का कि हिंदू हो आओ। यादवों के पास तो गए ही नहीं ये लोग। गुर्जरों से कहा कि आओ, वो नहीं गए। उन लोगों ने कहा कि जब हमारी बेटियां यहाँ धरना दे रही थी तब तो आप लोग नहीं आए हिंदू मुसलमान करने, हम नहीं आएंगे। और आगे एक चीज बता रहा हूँ, हम लोगों को पूरे देश में उसी हिसाब से, आरएसएस का डंडा छोटा थोड़ा होता है, 3 फीट का होता है, ऐसा क्यों? अब जो भी हो, लेकिन हम लोगों का डंडा 6 फीट का होना चाहिए। और जहां ये हिंदू मुसलमान करें वहां खड़ा होकर के वह डंडा लेकर के इनको रोकना है। और ये दंगा कोई नहीं होगा, इसमें बता रहा हूं आपको, ये नहीं कर पाएंगे दंगा। जनता समझ गई इस चीज को। जनता के लिए इस समय जो नूह जैसी स्थितियां बनी हैं, दूसरी तरफ जो राजनीति मणिपुर को लेकर चल रही है, ठीक है, ऐसे में जनता के सामने भ्रामक स्थितियां पैदा हैं। आपके हिसाब से वो भ्रामक स्थितियों को, क्या भ्रामक है? कि मणिपुर की जो घटना है वहां पर सिर्फ जो कांग्रेस है या फिर जो इनका अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो सिर्फ उसी की चर्चा चाह रहा है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़, अन्य प्रदेशों पे जो घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, उनको वो नहीं चाह रहा है। हाँ, तो वो नहीं चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी एक बार अपने वर्करों को संबोधित कर रहे थे, टिप दे रहे थे कि तुम जनता के बीच कैसे बहस करोगे। मुझे याद है, मैं सुन रहा था उसको। उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे अपने घर से निकल जाओ और किसी के घर चाय पियो। अगर अखबार मंगाने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो उसके टेबल पर रखा हुआ अखबार पढ़ने लगो। और जो बात तुम्हारे माफिक हो उसको बताओ, अरे ये देखो अखबार में क्या निकल गया। और जो बात तुम्हारे खिलाफ हो उसकी चर्चा ही न करो। भाजपा यही कर रही है, जो चाहती है उसकी चर्चा करवाती है और जो नहीं चाहती उससे बोलती नहीं है, लेकिन सांड की तरह पोंखती भी है। नहीं, इस पर तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से कहा कि हम 11 तारीख को आह्वान करते हैं कांग्रेस के खड़गे साहब का कि वो मणिपुर पर चर्चा आकर करें। क्यों भाग रही है कांग्रेस? नहीं, भाग नहीं रही है। वो अमित शाह डिक्टेटरशिप की भाषा में, मैं सुन रहा था उनके इसको, वो डिक्टेटरशिप की भाषा में बोल रहे थे। जिस भाषा में मोदी जी व्यवहार करते हैं उसी भाषा में उन्होंने बोला था।
उनकी नीयत नहीं साफ है चर्चा करने की। और चर्चा अगर होती पार्लियामेंट में तो शब्दों के आदान प्रदान होते हैं, विचारों के आदान प्रदान होते हैं, डिस्कशन होता है उसमें। अगर कल सत्ता पक्ष यानी कल 11 तारीख है, अगर सत्ता पक्ष यानी भाजपा मणिपुर पर चर्चा के लिए कांग्रेस का आह्वान करती है तो कांग्रेस को चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। हमारे साथ और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? जनार्दन। आपको क्या लगता है कि मणिपुर जिस तरह से एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है वो कितना सही है? एकदम सही है। एकदम सही है, चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए मणिपुर को, या फिर मणिपुर में जो घटनाएं हुई उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। प्रधानमंत्री को सदन में जाकर वक्तव्य देना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए, कहीं नहीं कहीं। आप मणिपुर की घटना से दुखी हैं? हाँ, दुखी। आप क्या चाहते हैं, मणिपुर पर क्या होना चाहिए? सही सही जांच होनी चाहिए और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पे इसी चाय की टपली पर बैठे हैं बहुत प्रखर वक्ता, मुखर वक्ता माने जाते हैं लोटन राम निषाद जी। उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है और क्या सोचना है इस मुद्दे पर। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो ये मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह से सदन में बयानबाजियां चल रही थी कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाह रही थी, इनके ओवोपो की स्थिति में राहुल गांधी ने बहुत ही मुखर होकर बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रावण की तरह सोचते हैं, उनकी तरह उनकी कार्यशैली है, देशद्रोही तक कहा। क्या कहना है इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी उपनाम जो है देश के प्रधानमंत्री, जो अपने को चौकीदार कहते हैं, उनके ऊपर कमेंट टिप्पणी किया है, वह अक्षरशः बिल्कुल सत्य है। यह देश के प्रधानमंत्री जैसा घमंडी प्रधानमंत्री अभी तक कोई हुआ नहीं था। यह अपने को जो है लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि यह हिटलर, मुसोलिनी और नेपोलियन बोनापार्ट और सद्दाम हुसैन के लाइन में अपना नाम जुड़वाने के लिए यह एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। और जिस दिन इन्होंने नए संसद भवन का जो सेंट्रल विस्टा है, जिसका उद्घाटन करते हैं, ओम बिरला जा सकते हैं, निम्न सदन के जो है कि लोकसभा कहा जाता है उसके अध्यक्ष जा सकते हैं, निम्न सदन के जो है कि मुखिया प्रधानमंत्री वो जा सकते हैं, लेकिन जो संसद का संरक्षक और जो संसदीय प्रणाली का प्रमुख और संरक्षक बना जाता है, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है कि बेदखल किया जाता है, देश के उपराष्ट्रपति को जो है कि आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की जो परिकल्पना है देश को कंगाल और बर्बाद करने का, देश की अर्थव्यवस्था को चंद बनियों के हाथों नीलाम करके देश को कंगाल बनाने का, तो भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में जो है भारतीय लोकतंत्र और संविधान को मिटाने के षड्यंत्र में पूरी तरह जुटी हुई है और अपने दोष को या दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। कल मैं बयान विधानसभा की कार्रवाई का सुन रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बताइए इस तरह की बयानबाजी, जिनके की कार्यकाल में 19 पेपर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और कहते हैं मेरे कार्यकाल में पारदर्शिता पूर्ण तरीके से जो है भर्ती होती है। अरे भाई, कैसी आपकी पारदर्शिता है? आप जो है खुलेआम जो है हकमारी करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 का गला घोट रहे हैं। अरे भाई, आप नहीं देखे क्या? आप लोग अपने चैनल के माध्यम से उन बातों को समय समय पर उजागर करते हो कि 157 पद जो है आई टेस्टिंग ऑफिसर का आया है, तो भाई हमारा तो 27% आरक्षण कोटे के हिसाब से हमारे 42 पद मिलना चाहिए और दिया गया 30-12 पदों की डकैती कर दी जाती है, 33 की जगह 0 दिया जाता है। यह पारदर्शिता है, यह ईमानदारी है, यह राजनीतिक चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके भारत में तानाशाही स्थापित करने का पूरा ये षड्यंत्र कर रहे हैं और यह जनता पूरी तरह जो है समझ चुकी है। यह ढोंगियों के, पाखंडियों के, झूठ फरेब, छल कपट, जुमलेबाजी की राजनीति करने वालों का जब से इंडिया बना है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इनके पिछवाड़े पिचका लाल मिर्ची लग गई है और वो तो इंडिया को ईस्ट इंडिया मानते हैं, ईस्ट इंडिया ये मानते हैं। ये तो कुछ, अरे भाई, ये माफी बीरों की औलाद है ना। अभी तो हमारे विधायक जी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान क्या है। एक भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता का आप नाम बता दो जिसका योगदान देश की आजादी में रहा हो। हाँ, इसमें नाम जरूर आ जाएगा
जो सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का, उन्होंने फैजाबाद में जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम दिया और अपने भारतीय को सजा दिलवाने का काम किया। एक उन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी के ही बटेश्वर गांव के एक पंडित जी थे, उनको अंग्रेजों की मुखबिरी करके जो है उनको जेल में डलवाने और फांसी डलवाने का काम किया। जिस माफी वीर को ये बेईमान कहते हैं, एक कौन सा बुलबुल पक्षी होता है, कहते हैं कि सेलुलर जेल से तो नागपुर डेली आते थे और संवाद करके बुलबुल पर बैठ करके चले जाते। ये ऐसे ढोंगी और पाखंडी है कि इनका ईमान धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, जो 4-4 बार अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। और वही माफी वीर जिसको इन्होंने वीर सावरकर कहते हैं, माफी वीर सावरकर कहना ज्यादा सार्थक होगा। जब हमारे देश के आईसीएस अधिकारी, जो आज आईएएस कहा जाता है, 40 रुपया वेतन मिलता था, आपके तो माफी वीर को 60 रुपया आपके पेंशन दी जाती थी। तो ये तो अंग्रेजों की पेंशन खाने वाले देश की गद्दारी करने वाले देश को ही है। लोटन जी, आपके इंडिया अलायंस में जी, ठीक है, शिवसेना भी है जो सावरकर को बहुत मानती है। अब आप लगातार सावरकर के ऊपर ऐसे एलिगेंस लगाएंगे कि वो माफी वीर रहेंगे, तो आपका ही इंडिया टूट सकता है। नहीं टूटेगा। ये अल्ली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, या कुछ भी हाथ पैर मार ले, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और यह झूठ फरेब की राजनीति करके जो देश की सत्ता पर काबिज होकर के देश को कंगाल और बर्बाद बनाने का, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, देश के सरकारी उपक्रमों और संस्थानों को अपने बढ़िया मित्रों के हाथों बेचने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, यह जनता लाठी डंडा ले करके जो है इनको चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके नंगा कर करके मारेगी। जैसे श्रीलंका की जनता ने वहां के प्रधानमंत्री को खदेड़ा किया था, उनके घर में आग लगाने का काम किया था। तो यह जो है वीर माफी वीर की औलादे जो है, जो फर्जी देश प्रेमी और राष्ट्रवादी बनते हैं, जो देश में पुलवामा जैसी घटना हो जाती है, अरे तुम्हारा राह कहाँ गया, तुम्हारा एनआईए कहाँ गया, तुम्हारी जांच एजेंसी कहाँ गई, और जिसको तुम राष्ट्रीय भौजाई कहते हो, राष्ट्रीय बहू कहते हो, अरे तुम्हारी तो जो है गुप्तचर एजेंसी कहाँ चली गई, तुम्हारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ चला गया, तुम्हारी जांच एजेंसियां एनआईए और राग कहाँ चली गई, कि वह जो है कि एक पंजाबी, अरे एक पाकिस्तानी आकर के जो है और बड़े बड़े बयान मीडिया की सुर्खी बनी है। देश के मणिपुर में आग लगी है, उस पर चर्चा नहीं होती है गोदी मीडिया में। देश की समस्याओं पर गोदी मीडिया की जुबान पर ताला लग जाता है, और केवल जो है प्रेम कहानी जो है और सीमा गुलाम हैदर का और सचिन की प्रेम कहानी सुनाते हैं। तब एक नई कथा सुना करके वो अंजू और ना पता एक कौन और पाकिस्तानी की प्रेम कथा। मणिपुर की बात आप कर रहे हैं। मणिपुर पर तो सदन में गृह मंत्री जी ने कहा है कि आइए कांग्रेस, हम चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस ही भग रही है चर्चा से। ये बेशर्म है, बेहया है। और कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो उसमें बी है, बी फार बेहया, बी फार बेशर्म, बी फार बेविचारी, बी फार जो कह लीजिए भ्रष्ट, बी फार ब्रेव भी होता है। क्या बी फार ब्रेव भी होता है? ब्रेव बहादुर बहादुर नहीं होता। इनके लिए बहादुरी शब्द ही नहीं है, ये माफी वीर है। ये माफी वीर की औलाद है, तो इनके लिए ब्रेव शब्द नहीं लगेगा। और देखो, यह कुल मिलाकर के इनके किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता से कह दो कि एक भाषण बिना हिंदू मुसलमान किए, भारत पाकिस्तान किए अगर यह दे दे, तो मैं चल के उनके घर में चौका बर्तन करूंगा। या जब इनकी जो है ना जमीन पैरों की जमीन मणिपुर की चर्चा के लिए उन्होंने 11 तारीख का आह्वान किया है कांग्रेस के लिए। और करेगी कांग्रेस तो कर रही है, कल जाएंगे का काम कर रहे हैं, कल जाएंगे। प्रधानमंत्री मुंह छिपाने का काम कर रहे हैं, सदन का सामना करने से भाग रहे। देखो मणिपुर में आग लगाया इन बेईमानों ने, ये धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नूह जैसी घटना को इन्होंने इजाद किया। और वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंट है। वो मोनू मानेसर जो कहा जा रहा है, बेशक वह यादव बिरादरी का है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बंधुआ मजदूर है। और जिसने जो है कि नूह में आग लगाने का काम किया, और जाटों का, गुजरों का आह्वान किया जाता है कि आप इस आंदोलन में आओ, मुसलमानों का खदेड़ा करो, और जाटों ने जूता भिगो करके मारा कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम जो है सांप्रदायिक दंगे के हिस्सा नहीं बनेंगे। आप बताओ, आप देख लो बरेली में आग लग गई होती, पूरा मुरादाबाद और बरेली मंडल आज मणिपुर से भी दुर्दिन का शिकार होता। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी को कि जिसने वहां दंगा होने से रोकने का काम किया, उसको पुरस्कार देते हो। अरे बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपका दीदा का पानी इतना ढीठ हो गया है, इतना आपकी नैतिक पतन हो गया है कि उसको पुरस्कार देने की बजाय जो है जिसने सांप्रदायिक दंगा रोकने का काम किया,
उसने जो है ईमानदारी का परिचय दिया, अपने पुलिस कर्तव्य का पालन किया, उसका 4 घंटा के अंदर जो है उसको पीएससी में अटैच कर देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के 2024 में जो इनके सत्ता खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इनको पैरों की जमीन खिसक रही है। तो यह आपको लग रहा है कि 2024 में भाजपा की सरकार चली जाएगी? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, स्कूल और मदरसा कर लिए। अब इन बेईमानों के हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं, अब सबसे बड़ा मुद्दा होगा देश को बचाने का, देश के सरकारी उपक्रमों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको बचाने का, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बदहाली, यह देश के असली मुद्दा है। आपने भी कहा था, विधायक से प्रश्न पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव का हर दूसरा तीर जो है अन्ना जानवरों पर क्या होता है। आज देश का पेट भरने का काम, और कह लीजिए हमारा अन्नदाता वह भगवान है, आज वह किसान परेशान है कि अपनी मेहनत की कमाई, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले किसानों की आमदनी दुगना करने का बेईमान किए, और छुट्टा सांड जो है दिन में औरत घर का डंडा लेकर के खेत की रखवाली कर रहे 10 बीसा 1 बीघा, और पहले आदमी कर रहा है। लखनऊ शहर में दर्जनों लोग अन्ना जानवरों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। तो यह जो अन्ना जानवरों की जो एक समस्या है उत्तर प्रदेश की किसानों की सबसे बड़ी लोटन जी, सड़कों पर इससे पहले अन्ना जानवर नहीं थे, भाजपा सरकार में ही आए। इस तरह नहीं, एक गौ भक्त नहीं है, और जितने गौ भक्त बेईमान बनते हैं ना, उनके घरों का जाके पोस्टमार्टम कर लो, उनके घर में एक गाय नहीं मिलेगी, एक बछिया नहीं मिलेगी। और ये फर्जी गो भक्त बन करके या केवल जो है असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ये गो भक्त नहीं, एक गो तस्कर है, एक गो की तस्करी कराते हैं। और कानपुर में जो सबसे बड़ा, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप बताओ कि जो कर्नाटक में सबसे बड़ा बूचर खाना है, अडानी का उसमें शेयर है कि नहीं, और अडानी जो है कि अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का मित्र है कि नहीं, कानपुर का सबसे बड़ा बूचर खाना है, वह उसमें अडानी का शेयर है कि नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ये केवल राष्ट्रवाद के नाम पर जो है ढोंग करती है, पाखंड करती है, और कुल मिलाकर के यह लोकतंत्र और संविधान को मिटा करके बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान के अनुसार यह भारत में शासन करना चाहते हैं। और जनता इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए 2024 के चुनाव में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोर के गिरोह को लटक कर, झटक कर, पटक कर हराएगी और इंडिया को जिताएगी। और जिनको इंडिया के साथ रहना है वह भारत में रहेगा, और जिन्हें इंडिया का विरोध करना है वह पाकिस्तान रिश्तेदारी करने चले जाए। आप सुन रहे थे कि इन लोगों का भी जो मत है वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे मणिपुर पर और राहुल गांधी के बयान पर, लेकिन बहुत सारे जो अंदर का आक्रोश भरा पड़ा है वो सबका सब घुमार बनकर फूटकर निकल रहा था। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिव सैनी, मिरर पोस्ट, लखनऊ।